हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होने वाला है। किस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करता हूँ। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, ये बिना रिस्क मैनेजमेंट के कभी भी चलेगी नहीं, कभी भी वर्क नहीं करेगी। रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों को लगता है कि उनके स्ट्रेटेजीज की वजह से वो विन करते हैं। भाई, मेरे भी जो स्ट्रेटेजीज है मैं उनकी वजह से विन नहीं कर रहा हूँ, मैं विन करता हूँ रीज़न क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है। मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसी से मेरा जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। आप लोग क्या करते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कम ध्यान देते हो, आप स्ट्रेटेजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। परसेंटेज क्या है, इसका विन रेट क्या है, ये सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दो। पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो। कोई भी स्ट्रेटेजी आप नई आपने सीखी और उसका आपको तुरंत विन रेट नहीं पता चल जाएगा। आपको पहले उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट लगा के देखना होगा कि प्रॉपरली उसका क्या विन रेट आ रहा है। बट उसके लिए उस विन रेट तो आने तक आपका कैपिटल ना उड़ जाए, इसके लिए चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। और आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड हम नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो आप कभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल तो नहीं बन सकते हो बिना विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसा लौता चीज है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। आपका साइकोलॉजी अगर आपको ठिकाने पे रखना है, आपको चाहिए कि आपका साइकोलॉजी प्रॉपर होना चाहिए, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट परफेक्टली करना ही होगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखा तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो अभी आ जाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कैसे करना है और मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, हम रिस्क मैनेजमेंट अभी मोस्टली जो भी ट्रेडिंग के अंदर आते हैं वो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में लोग किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और किस तरीके से करना चाहिए, मैं आज आपको उसके ऊपर अभी गाइड करने वाला हूं। और ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है और किस तरीके से करना चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे ज़्यादा तो लोग आते हैं सबसे पहले कि 10,000 से 10 कैसे 1 लाख बनाने आते हैं। ये बहुत लोग करने आते हैं। ठीक है, 10 कैसे, या तो 1 लाख या 10 के 20,000 या 30,000 या 40,000 बना देंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो 10,000 से, आपका मिनिमम स्टॉप लॉस मिनिमम 500 या 1,000 रुपये का तो आराम से बैठेगा। ठीक है, 500 या 1,000 रुपये का आराम से बैठेगा। तो ये इस कैपिटल का 10,000 का कितना परसेंट हुआ, 10,000 का ये कितना परसेंट हुआ, 10,000 का ये 10% है और ये 5% है। तो यानी एक दिन के अंदर आपका लॉस होगा 5% का आपके कैपिटल का। तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। आपका कैपिटल वाइप आउट होने में 20 दिन लगेंगे अगर आप 5% का ले रहे हो। 10% का आप अगर स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने में 10 दिन लगेंगे। और यार इसके अंदर इसी 10,000 से हमें ट्रेड भी लेना है ना, 2-3 हज़ार रुपये का तो एटलीस्ट हमें मिलेंगे ऑप्शंस। जो हम स्ट्राइक्स एटीएम लेने वाले हैं, एटलीस्ट 2-3 हज़ार में कम से कम बोल रहा हूँ, तो 2-3 हज़ार के एटलीस्ट ऑप्शंस के मिलेंगे हमें। और 2-3 हज़ार मतलब कि आपको कैपिटल वाइप आउट तो आपका तभी हो जाएगा जब आप ये ले नहीं पाओगे 2-3 हज़ार रुपये का। फिर आप ओटीएम लेने जाओगे और ओटीएम ले लेके आपका जो बचा हुआ रहेगा 2-3 हज़ार रुपया वो भी उड़ जाएगा। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इसे बहुत वीक रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। रीज़न क्योंकि अगर आपका 20 ट्रेड के अंदर अगले 20 लॉस हो रहे हैं आपके और उसके अंदर आप कैपिटल उड़ा रहे हो पूरा का पूरा, तो आपका एक्चुअल में 20 पे ही कैपिटल नहीं उड़ जाता है। आपका कैपिटल जो है अगर 5% भी ले रहे हो तब आपका कैपिटल 15 ट्रेड्स के अंदर उड़ जाएगा, क्योंकि रीज़न आपको एटीएम लेने में उतना पैसा बचेगा नहीं। तो आप बाद में ओटीएम लोगे और फिर वो जो बचा है वो तो उड़ा ही दोगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल साइज 10 के से मत स्टार्ट करो। अगर 10 के से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क जो है ये इससे कम होना चाहिए। और इससे अगर रिस्क कम है आपका तो आपका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 50K या 1 लाख से स्टार्ट कीजिए। अभी इसके अंदर क्या हो जाएगा ऐसा और किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा मैं बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग के लिए हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग पे आते हैं।
ऑप्शन बायर के लिए 50,000 से अगर वो स्टार्ट कर रहा है, 50,000 या 1 लाख रुपए से अगर वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, 50,000 या 1 लाख रुपए से अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, तो उसे किस तरीके से करना चाहिए? उसे स्टार्टिंग में एक ही लॉट से करना है और 500 रुपये का वही स्टॉप लॉस उसका लगा सकता है। 500 या 1000 रुपये का भी हो रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न, क्योंकि अब ये इसका स्टॉप लॉस जो है वो 1% का हुआ और ये जो है ये 2% का हुआ। अब कैपिटल उड़ने में कितने दिन लगेंगे? अगर वो 500 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहा है इस कैपिटल के ऊपर, ठीक है, 50K के ऊपर, तो कैपिटल उड़ने में 100 डेज लगेंगे। 100 डेज कैपिटल वाइप आउट होने में लगेंगे। अगर 2% ले रहा है तो 50 डेज कैपिटल वाइप आउट होने में लगेंगे। आई होप कि ये जो पॉइंट है वो आपको समझ आ रहा होगा। 100 डेज अगर 1% लेता है स्टॉप लॉस और 2% लेता है स्टॉप लॉस, तो इसके 50 डेज लगेंगे। तो आपको ये समझना है कि आपको कैपिटल वाइप आउट होने में कितना टाइम लग रहा है ओवरऑल। ये सबसे मेन होता है, क्योंकि हमारा जो धंधा है वो चल रहा है हमारे कैपिटल के ऊपर। अगर कैपिटल ही अकाउंट के अंदर नहीं रहेगा तो धंधा बंद हो गया। तो आपको अगर आपका धंधा प्रॉपरली चलाना है तो आपको अपना कैपिटल संभालते आना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिस्क है वो कम लो स्टार्टिंग में, हमेशा ये याद रखो। स्टार्टिंग में क्या, बाद में भी आपको रिस्क जो है हमेशा 3% के ऊपर कभी नहीं जाने देना। रीजन, मेरा जो रिस्क है वो 1 या 2% के बीच में ही रखता हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। कभी भी मैं 1 या 2% के ऊपर रिस्क को नहीं ले जाता हूँ। मैं रिस्क को 1 या 2% के ऊपर तब लेके जाऊंगा जब मेरे पास प्रॉफिट का पैसा पड़ा हुआ है। प्रॉफिट का पैसा पड़ा है तो उस वक्त मैं लेके जाऊंगा, बट मैं कभी भी रिस्क को 1 या 2% के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। मेरे इनिशियल कैपिटल के ऊपर या जो मेरा जो स्टार्टिंग कैपिटल है उसके ऊपर मैं कभी भी 1 या 2% पे या 3% के ऊपर कभी भी नहीं लेके जाऊँ। तो अभी बात आती है 1 लाख कैपिटल वाले का क्या होगा। 1 लाख कैपिटल वाला अगर 500 रुपये का लॉस लेता है तो इसका स्टॉप लॉस ये हो गया 0.50। मैं जो बिगिनर्स हैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि 1 लाख पे ये जो 0.50 वाला है, ये अगर वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेटर होगा। रीज़न, 200 ट्रेडिंग सेशंस लगेंगे उन्हें, ठीक है। रीज़न, उनका जो कैपिटल 1 लाख रुपए का है उसे वाइप आउट होने में 200 दिन लगेंगे, 200 डेज लग जाएंगे इस कैपिटल को उड़ाने में पूरा। इससे क्या होगा, अभी कोई भी कितना भी मतलब अननॉलेजेबल बंदा भी होगा ना, जिसको कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है चार्ट पैटर्न का सारी चीज़ों का, उसके भी 200 दिन लगातार लॉसेस नहीं हो सकते, ठीक है। 200 डेज लगातार उसके भी लॉसेस नहीं हो सकते, उसके भी प्रॉफिटेबल डेज बीच में रहेंगे ही रहेंगे। कितना भी उस बंदे को कुछ भी नहीं आता हो, वो बंदा अगर टॉस करके भी कर रहा है ना, अगर आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, आप 100 बार टॉस करो और आप गेस करो कि हेड आएगा कि टेल्स आएगा। आप गेस करो कि हेड आएगा कि टेल आएगा। आपका गेस कितने बार सही होता है? आपका गेस ना एटलीस्ट 20 से 30 बार तो भी सही हो ही जाएगा। एकदम बुरा लक है तो भाई 15 से 20 बार तो सही हो ही जाएगा, और अगर आप नेक्स्ट टाइम करते हो तो शायद से 20-25 बार उस टाइम भी सही हो जाए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग या जो ट्रेडिंग है वो चलती है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आपका मतलब कि आपका एक्यूरेसी, आपने 10 बार टॉस उछाल के देख लिया, आपका उसके अंदर एक्यूरेसी आ रहा है कि 20-25 या 20 से 30 या 20 से 40 की रेंज के अंदर, तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेन चीज़ होता है रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट, बाकी सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है ना तो आपका साइकोलॉजी प्रॉपर हो जाएगा। साइकोलॉजी को इन प्लेस लाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को इन प्लेस रखना जरूरी होता है, हमेशा याद रखना। साइकोलॉजी को इन प्लेस लाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को इन प्लेस लाना जरूरी होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड को इन प्लेस लाना जरूरी होता है। और इन सब में आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए और इन सब में आपको ट्रस्ट होने के लिए आपको प्रॉफिटेबल इनसे होना ज़रूरी होता है। तो इसे कुछ टाइम तक आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे और तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये हो गया ऑप्शन बायर का। अब आ जाते हैं कि ऑप्शन सेलर्स का क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स का होता क्या है, ऑप्शन सेलर का जो रिस्क है वो ऑलरेडी मैनेज हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर वो 50,000 भी उसका कैपिटल है और हेज करके अगर लेता है तो उसको 35 या 30K के अंदर उसको एक लॉट मिल जाता है। तो एक लॉट के ऊपर उसका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 500 से 1000 रुपये, वही सेम पकड़ते हैं हम।
तो इसका लॉस ऑलरेडी मैनेज है, 1% या 2% के अंदर इसका स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो इसका लॉस जो है वो ऑलरेडी मैनेज होता है। ऑप्शन सेलर का 1 लाख भी अगर लाता है वो, तो 2 अगर लॉट वो ले रहा है तो 1000 या 2000 रुपये, तो सेम हुआ 1 या 2%। इसीलिए मोस्टली ऑप्शन सेलर का जो एक्यूरेसी होता है वो 65% इसलिए भी होता है, और ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता है। बाकी वो थीटा और वो सब बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी इनके साइड में होता है, ऑप्शन सेलर के साइड में होता है कि रिस्क मैनेजमेंट तो ऑलरेडी है ही, बट ऑप्शन सेलर के साइड में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर अपसाइड आपका बाइंग के लिए आपको चाहिए कि अपसाइड ही जाना चाहिए, इन्हें ऐसा नहीं होता। अगर इन्हें उनका जहाँ पे उन्होंने पोजीशन लिया है वहाँ से ऊपर भी गया तब भी प्रॉफिट है, वहाँ से स्ट्रेट ऊपर गया तब भी प्रॉफिट है, और वहाँ से अगर टेढ़ा मतलब कि यहाँ से उन्होंने लिया है, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर गया तब भी प्रॉफिट है, ऐसे गया तब भी प्रॉफिट है, और ऐसे ऐसे यहीं पे घूमते रहा तब भी इनको प्रॉफिट है। तो ये इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, और इसी वजह से इनका एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाता है, और इसके ऊपर इसका भी इनको एडवांटेज होता है, और यही सबसे मेन होता है रिस्क मैनेजमेंट जो इनका ऑलरेडी हो जाता है। बट ऑप्शन बायर क्या करता है, उसके अकाउंट में अगर 50,000 है ना, किसी भी दिन अगर उसका लॉस ज़्यादा हो गया, लाइक कि उसने समझ लो ओवर ट्रेडिंग कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं तो मेरे से 3-4 हज़ार रुपये लग रहे ट्रेड लेने के लिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं 20-30 हज़ार रुपये से ट्रेड ले लेता हूँ, 20-30 के से मैं ट्रेड ले लेता हूँ, एक ट्रेड फटाक से पंच करता हूँ और मेरा जो लॉस है उसे कवर कर लेता हूँ, और इसी चक्कर में उस एक ही दिन में इस बेचारे की हालत टाइट हो जाती है, और ये अपना जो कैपिटल है वो वाइप आउट कर देता है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी खराब हो गया। इसका साइकोलॉजी खराब नहीं हो सकता, रीज़न क्योंकि इसको 35,000 फिर से लाना पड़ेगा और एक लॉट लेना है। तो यहाँ पे भी लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो हेजेस जो है वो एक्स्ट्रा बाय करके यहाँ पे भी वो लॉट साइज बढ़ा सकते हैं, बट वो तरीका एकदम ही बकवास है, क्योंकि उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आप ज़्यादा जो डेबिट्स है वो अपने पास ज़्यादा, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आप जब हेजेस लेते हो तो हेजेस वो लॉस देने वाले हैं आपको, तो वो लॉसेस आप ज़्यादा ले लेते हो, और फिर आपका जो नेट पोजीशन है वो ज़्यादातर लॉस में रहता है, क्योंकि आप जो आपका मुंह आने वाला था अपसाइड का, अगर वो आता भी है तो आपने ज़्यादा हेजेस लेने की वजह से आपको इतना कुछ खास प्रॉफिट दिख नहीं पाता। तो ये चीज़ मत किया करो, ठीक है। ज़्यादा हेजेस लेके उसको आप कम से कम कर दो 18,000 या 15,000 के अंदर, वैसा मत करो। जितना आपने ऑप्शन सेल किया है उतने ही हेज लो। अगर आप इंट्राडे के अंदर कर रहे हो तो जितना एक लॉट किया है तो एक लॉट हेज ले लो, ताकि आपको कम से कम वो हेजेस जो है वो लगे, हेजेस के पैसे। मैं हेजेस कौन से बात कर रहा हूँ, जो हम इंट्राडे के अंदर जो हम डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो हम हेजेस लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम पैसे कम करने के लिए लेते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पैसे कम करने के लिए लेते हैं, वो कुछ भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है किसी भी डाउन साइड मूव से या अपसाइड मूव से। जो जिस भी डायरेक्शन में ले रहे हैं उसके अपोजिट मूव अगर आ गया तो वो किसी भी तरीके से हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है। अभी आ जाते हैं कि एंड पॉइंट के ऊपर क्या था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता था आपको। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो सबसे पहले आपको अपना जो रिस्क है ना वो 1 या 2% रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1 या 2% आपको अपना रिस्क रखना है। इसके बाद आपको अपना जो कैपिटल है, जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आप कैपिटल लगा रहे हो, अगर आप ऑप्शन सेलर या अगर आप बायर हो तो आपने क्या करना है, 50,000 आपका कैपिटल है तो आपने क्या करना है, 50,000 से सिर्फ 10,000 अपने अकाउंट में रखना। बाकी जो 40,000 है वो आपने किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आप रखो। जब आपके ये 10,000 खत्म हो जाए उसी वक्त इन्हें ऐड करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो साइकोलॉजी है वो आपको ज़्यादा ट्रेड लेने में रोकेगा। जब आप सोचोगे कि यार मेरे पास 10,000 है तो मुझे इतना ही इसका ही ट्रेड लेना है, तो आप उतना ले लोगे। और उसके बाद अगर लॉस ऐसे होता है तो आप जब फंड ऐड करने जाओ तब तक हमारे इंट्यूशन में ये आ जाता है कि नहीं, मैं कुछ तो भी गलत कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा ही कंट्रोल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 10,000 रखो, और जो दूसरा जो आपने अकाउंट रखा हुआ है जिसके अंदर आपने पैसे रखे हुए हैं उसे आप ऐसे करो कि वो नेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको पैसे उससे निकालोगे
और फिर उसमें दूसरे अकाउंट में पैसे डालोगे तब तक आपका मतलब आपका साइकोलॉजिकली आप ठीक हो जाते हो, तब तक थोड़ा बेटर फील करने लग जाते हो कि नहीं यार ठीक है चलो आज का लॉस होने का जाने दो, अभी फिर से हम फायर फाइटिंग नहीं करते हैं, और इस वजह से आप बच जाओगे। तो ये जो तरीका है ये बहुत बेहतर तरीका है, ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको मेनली आपको ये तरीका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकाउंट में 50K या 1 लाख रुपीज़ रख के 1 या 2% का स्टॉप लॉस फॉलो करो। अगर आपको मतलब आपका ब्रोकरेज में ज़्यादा इशू आ रहा है, आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली क्या करो, आपको 1 या 2% या 3% का स्टॉप लॉस तक आप जा सकते हो, बस इसके ऊपर आपको जाना नहीं है। रीज़न क्योंकि अगर आप इसके ऊपर गए तो आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और आप ट्राई करो कि 1:1 या 1:1.5 या 1:2 एटलीस्ट लेने का आपने ट्राई करना है। इससे अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। और अगर आप ऑप्शन बायर्स हो तो ऑप्शन बायर्स को हमेशा याद रखना है 1:1 नहीं, 1:2, 1:3, 1:4, और इसके ऊपर जितना मर्जी मिल रहा है इतना मर्जी लेने का ट्राई करना है। ऑप्शन बायर ने कभी 1:1 पे मत जाओ, 1:1 से ऊपर आपका रेशियो हमेशा रखो, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताना था। अगर आप इसे फॉलो करते हो और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आपके ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही है भाई जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अलावा यहाँ पे स्ट्रैटेजीज जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चलती है, स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं चलती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। और स्ट्रैटेजी सिर्फ 10% होती है, बाकी सारा चीज़ जो होता है मेनली रिस्क मैनेजमेंट होता है। अपना कैपिटल कैसे सेव करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे रखना है, वो होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर रखोगे ना तो आपका साइकोलॉजी जो है वो प्रॉपर हो जाए, क्योंकि साइकोलॉजी को प्रॉपर रखने के लिए पहले आपको डिसिप्लिन रह के रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा। आपका साइकोलॉजी जो है प्रॉपरली इन प्लेस आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके से और लर्निंग वीडियोस लाऊंगा मैं। तो अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।